हाँ जी, चलिए आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ये हम मैथमेटिक्स क्लास 12th के पहले चैप्टर का हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ठीक। अब अभी जो नई एनसीईआरटी आई है तो उसमें तो ये टॉपिक बना के उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज काट दिया है, 1.3 नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में 1.3 एक्सरसाइज है। उसके क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसके एग्जांपल भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और दोनों टॉपिक पर, कंपोजिशन पर भी, और ये दो टॉपिक है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन, तो दो टॉपिक आज हमने समझने हैं। इन्हीं दो टॉपिक्स पर हमको एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना है और एक्सरसाइज 1.3 में इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर क्वेश्चंस हैं, और दोनों टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं। अब इस साल तो भैया 5 नंबर का सवाल आना है यहाँ से। पहले तो 4 ही नंबर का एक क्वेश्चन आता था, ऑप्शन में 2 रहते थे, कोई एक बनाना रहता था। इस साल 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते ही हैं परीक्षा में, 101% गारंटी आते हैं। वो हम बीच बीच में बताते चलेंगे। जिन क्वेश्चनों को हम मार्क करवाएंगे आपने मार्क करना है और उस पर ज़्यादा फोकस करना है बाकी क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें दो टॉपिक है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन दूसरी चीज़ है, कंपोजिशन दूसरी चीज़ है। तो पहले कंपोजिशन समझो। ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पहले हम यही हेडिंग बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। पहला टॉपिक है इसमें हमारा कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस। ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये मतलब होता है फंक्शंस को आपस में मिला देना, मिक्स कर देना। कंपोज करना मतलब होता है बनाना, मिलाना। समझ आया? तो यहां लिखा हुआ है फंक्शंस, एक से ज्यादा फंक्शन। तो एक से ज्यादा फंक्शन को जब आप ऐसे मिक्स करोगे तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपोज करना, बनाना, मिक्स करना। समझ आया? तो कहानी समझ आई? इसमें हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसमें कोई कमाल नहीं रखा है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा। और ये सब आप करते आ रहे हैं, बस आपको आइडिया नहीं है। अभी हम आइडिया करवाते हैं तो आपको लग जाएगा। ठीक, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है सपोज x से y के लिए डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन है, यहां लिख लेता हूं, एक दूसरा फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइन होता मान लो y से z के लिए, या a से b, b से c। समझ आया? तो एक फंक्शन हो गया f फंक्शन, एक फंक्शन हो गया g फंक्शन। दो फंक्शन की बात होगी तब ना एक के अंदर एक को मिलाएंगे। फंक्शन रिलेशन ही भैया ना, तो एक रिलेशन के अंदर दूसरे रिलेशन को कंबाइन कर देना, मिक्स कर देना। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसके लिए हमने दो कोडवर्ड बनाए हैं। ठीक, देखो कोडवर्ड क्या है। या तो मैं f फंक्शन को g में डाल दूंगा, या मैं g फंक्शन को f में डाल दूंगा। दोनों काम हो सकता है। g फंक्शन को उठाए किस में मर्ज कर दिए? f में कंपोज कर दिए। समझ आया? या तो f फंक्शन को उठा के किस में डाल दूंगा? g फंक्शन में डाल दूंगा। ये कंपोजिंग हो गई। अब इसको लिख के दिखाने का तरीका क्या है? देखो, अगर मैं g फंक्शन को f के अंदर डालूंगा तो उसको मैं बोलूंगा FOG। क्या पढ़ते हैं इसको? फॉग। फॉग पढ़ते हैं, फॉग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं f ऑफ g। f ऑफ g फंक्शन, ये दोनों फंक्शन है भैया ना, f ऑफ g फंक्शन, यानी f फंक्शन के अंदर किसको डाल देना? g फंक्शन को डाल देना। समझ आया? उसी प्रकार से अगर मैं g फंक्शन के अंदर f फंक्शन को डालूंगा तो उसके लिए मैं शब्द यूज करूंगा GOF, गॉफ। गॉफ ये देखने में लगता है, गॉफ पढ़ते नहीं है, इसको g ऑफ f फंक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? g, और शॉर्टकट पढ़ना है तो g ऑफ f, f ऑफ g। समझ आया? तो ये दो कोड वर्ड रहेंगे, इसी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ये मीनिंग समझ आया? f ऑफ g का क्या मतलब है? g फंक्शन को किस में डाल देना? f फंक्शन में। और g ऑफ f का क्या मतलब है? f फंक्शन को किस में डालना? तो ये याद रखना, जो शुरू में लिखा होता है पहला, उसमें फंक्शन को डाला जाता है, और जो बाद में लिखा होगा उसको डाला जाएगा। तो जैसे यहाँ f बाद में लिखा है तो मतलब f को g के अंदर डाला गया होगा, यहाँ g बाद में लिखा है मतलब g को f के अंदर डाला गया होगा। समझ आया?
पक्का? एक एग्जांपल से समझें। जैसे देखो, मैं आपको दो फंक्शन बता रहा हूं। एक फंक्शन बता रहा हूं मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मान लेते हैं 2x। एक फंक्शन क्या बता दिया, एफ ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन ले लिया, हम y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, हमने x चुना। तो एफ ऑफ एक्स हमने बताया 2x, और दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया g ऑफ x, दिस इज सपोज log x। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग पढ़ा पहले आपने कभी? नहीं पढ़े? नहीं पढ़े हो log x? गोली मारो, हटाओ लॉग को, ठीक? सही में नहीं पढ़े हो log x? लॉग फंक्शन नहीं पढ़ा आपने? 11वीं में तो रहता है जी लॉगरिथमिक फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में ही है, तो हम गोली नहीं मारेंगे जी, हम इसी को बताएंगे फिर। 11वीं में नहीं है जी आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फलाना फंक्शन, ढिकाना फंक्शन, उसी में लॉगरिथमिक फंक्शन भी तो है एक ठो, उसका बकायदा ग्राफ भी बना हुआ है। हाँ, कैसे भूल गए? ठीक, ये दो फंक्शन, घबराओ नहीं, हमारा मकसद अभी इसको छेड़ना नहीं, समझना है, हम अपने टॉपिक को समझ रहे हैं, हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, ठीक? तो एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि g फंक्शन को कहां डाल दो, f फंक्शन के अंदर। ध्यान से देखना, पहली चीज जो मैं निकालने वाला हूं वो क्या पूछ रहा हूं आपसे मैं, f ऑफ g, यानी g फंक्शन को कहां डाल दो। अब इसको लिखते कैसे देखना भाई, f फंक्शन और g फंक्शन दोनों x वेरिएबल के फंक्शन है, इसमें भी x है उसमें भी x है, वेरिएबल वाला है, तो इसको ना मैं ऐसे लिखूंगा, देखना f ऑफ g x। g फंक्शन जो है वो x वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो पूरा g का पूरा नाम क्या होगा, g ऑफ x। ये हमने इसका नाम, इस फंक्शन का नाम ही हमने g ऑफ x रखा है, तो जो g फंक्शन है उसका पूरा नाम क्या लिख दिए, g ऑफ x। ये बात समझ आया? नहीं आया? अब देखना, ये जो ऑफ होता है, ऑफ, इसको हम ऐसे ब्रैकेट लिख देते हैं, ऑफ को क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, दिस इज g ऑफ x। ये o की जगह क्या लग गया, ये ब्रैकेट लग गया। अब ये बड़ी आसान सी चीज हो गई जी, इसका क्या मतलब हुआ, f फंक्शन में क्या डाल देना है, g ऑफ x डाल देना है। जैसे अभी तक तुम लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे, देखो ये एक f ऑफ x है, इधर लिखा हुआ है मान लो x स्क्वायर लिखा है, हम बोलेंगे x की जगह 1 पुट कर दो। देखना ध्यान से, हमने अगर ऐसे लिख दिया तो इसका क्या मतलब होता है, जहां जहां f फंक्शन में x आएगा, x की जगह क्या रखना है, तो आप इधर भी 1 रखोगे और इधर भी 1 रखोगे, आंसर ले लोगे। अगर मैं बोलता हूं ये चीज निकालो, तो इसका क्या मतलब है, f फंक्शन में जहां जहां x आएगा वहां क्या पुट करना है, 2। तो ये x की जगह आपने 2 पुट किया, इसका स्क्वायर किया, ये आपने आंसर ले लिया। ये वही चीज तो है जी, f के अंदर क्या आ गया, g ऑफ x। इसका मतलब है f फंक्शन ये है, और ये g ऑफ x किसकी जगह पर लिखा हुआ है, x। इसका क्या मतलब है, f फंक्शन के अंदर जहां जहां x आता है वहां वहां क्या पुट करना है, g ऑफ x। और g ऑफ x है कौन, तो एक स्टेप और ले लेते हैं, g ऑफ x क्या चीज है, इसी फंक्शन का नाम है ना, तो g ऑफ x क्या है, log x। अब तो ये यही ना बन गया जी, अगर मैं इसमें ये लिख दूं तो आप क्या समझे, इस f फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या रखना है, log x। इसका मतलब यहां x की जगह क्या लिख दिए, log x, और स्क्वायर है तो ये बाहर स्क्वायर लग गया। ये तो बड़ा आसान, ये तो अब बहुत दिन से करते आ रहे हैं, तो यही है, कोई नया चीज नहीं है। आया समझ? तो f फंक्शन में हमको log x डालना है, f फंक्शन हमारा ये है, इसका मतलब है जहां जहां x आएगा वहां वहां क्या रखना है, ठीक है, दिख गया। तो f फंक्शन में x की जगह log x रखना है, कौन है f फंक्शन, यही है। तो हम क्या करेंगे, 2x की जगह पर क्या पुट करेंगे बताओ, log x। ये बन गया आपका f ऑफ g। यानी आपने क्या किया, f फंक्शन के अंदर किसको डाल दिया, g को डाल दिया, ये कंपोजिशन हो गया, दिस इज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। समझ आया? सिमिलरली अगर मैं दूसरा पार्ट निकालूं g ऑफ f, तो ये कैसे निकालूंगा, अब f भी x फंक्शन है, तो f का पूरा नाम लिखो, g ऑफ fx ऐसे लिखेंगे, ऑफ का मतलब ब्रैकेट। ये हमने अभी, आप चाहे सिंपल ऐसे ब्रैकेट लगाओ या स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, आपकी मर्जी, ठीक। ये हो गया। अब f ऑफ x कौन है, ये है, ये, तो f ऑफ x की जगह ये पुट करो। अब g ऑफ 2x क्या बताता है, g फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, हाँ 2x, तो x यहाँ है, यहाँ 2x, x यहाँ, यहाँ 2x, तो यहाँ तो पहले से 2x रखा दिख रहा है आपको, तो आप g फंक्शन में यहाँ x आ रहा है, क्या पुट करना है इसकी जगह, x की जगह यहाँ x आया, x की जगह हमने 2x पुट कर दिया g फंक्शन के अंदर। ये हमने क्या निकाल लिया,
और बोलो ये आपको समझ आया या नहीं आया? आ गया? अगर आ गया तो मुझे दो एग्जांपल बताइए। देखिए ये मिटाओ इधर में। देखिए एक उदाहरण हम और लेते हैं ना, ध्यान से समझिएगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं, एग्जांपल। एक फंक्शन मान लो हमने लिया एफ ऑफ एक्स बराबर ले लिया, मान लीजिए सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन हमने ले लिया जी ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। चलिए एक बार मुझे निकालना है गॉफ और एक बार मुझे निकालना है फॉग। कैसे निकालेंगे बताइए? क्या करना है इसमें? जी फंक्शन में किसको डाल देना है? एफ। तो एफ फंक्शन ये है, जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां डाल देंगे एफ फंक्शन को। तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो एफ फंक्शन ये है, ये किसकी जगह आ जाएगा? एक्स की जगह। एक्स की जगह ये लिख देंगे। अब उसको विधिवत लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर डायरेक्ट समझ आता है तो क्या करना है? देखो एक्स की जगह क्या आ गया? ये एफ फंक्शन को हमने डाल दिया एक्स की जगह। ये क्या बन गया? ये बन गया। समझे नहीं समझे? अब इसको अगर विधिवत करना है तो कैसे करेंगे? देखिए ये ब्रैकेट लगाए, आ रहा समझ? व्हाट इज एफ एक्स? दिस इज एफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मतलब क्या है? जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां इसको डाल दो। अब जी फंक्शन है कौन? यही ना है। तो जी फंक्शन में ये यहां लिखो, ठीक है, यहां लिख दो, बस हो गया। या ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसी चीज को इसके नीचे लिख सकते हैं अगर आपको समझ आता है तो। ठीक, बन गया, वही चीज आया। आप दूसरी चीज मुझे निकलवाइए। ये भी आप ओरल कर सकते हैं। एफ फंक्शन में जी डालना है। जी कौन है? ये तो जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां क्या कर देंगे? तो यहां क्या लिख देंगे? साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2, खत्म। और ऐसे बनाना है तो ठीक, आ रहा समझ? व्हाट इज जी फंक्शन? जी फंक्शन इज दिस, ठीक है। इसका मतलब है एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है साइन रख दीजिए। व्हाट इज एफ फंक्शन? दिस इज एफ फंक्शन। तो यहां एक्स आए, क्या लिखना है? साइन एक्स इसका स्क्वायर प्लस 2, खत्म। दिस इज फॉग। समझे? तो कंपोजिशन तो आप सीख गए जी, कुछ नया तो नहीं था, तो पुराना काम है, बस नाम है एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ आ गया, डरावना टाइप का। ऐसे ही ना है, बना लोगे इसको? तो मैं चाहता हूं ये एग्जांपल आप नोट कर लें ताकि बात के लिए आपको याद रहे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं दूसरा हिस्सा, इन्वर्टिबल फंक्शन। उसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अगली चीज देखिए, दूसरी बात पे आते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन का ये मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसका रिवर्स पॉसिबल हो, इनवर्स पॉसिबल हो, उल्टा। अब उल्टा का यहाँ क्या मतलब है फंक्शन के अंदर, इसको समझिए, ठीक है। जैसे मिसाल से समझते हैं हम ना, एग्जांपल से। हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ, ठीक है, इसका है फंक्शन हमने बनाना है एक्स से वाई, ये हमने डिफाइन किया, ठीक। दूसरा फंक्शन है जी फंक्शन और ये डिफाइन है वाई से एक्स। ध्यान से समझना, एक फंक्शन एफ कहाँ से डिफाइन है? एक्स टू वाई, और जी कहाँ से डिफाइन है? वाई टू एक्स। अब ध्यान से समझो, जब कोई फंक्शन होता है ये दो सेट होंगे ना, हम ऐसे बनाएंगे मैपिंग, एक्स और वाई दो मैपिंग बनेंगे। एक्स से हम वैल्यू रखते हैं और आंसर हमको कहाँ मिलता है? इमेज कहाँ बनता है? वाई में। तो ये इसका ये मतलब है कि ये किसको दिखाता है? डोमेन को, जहां से हम एलिमेंट उठाते हैं रखते हैं, और जहां से आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। समझ आया? तो ऐसे फंक्शंस, दो फंक्शन है एफ और जी, ये ऐसे फंक्शन होंगे आपस में इन्वर्टिबल कहलाएंगे। इनका इनवर्स पॉसिबल होगा कब? जब एक फंक्शन का डोमेन अगले फंक्शन का कोडोमेन बन जाएगा। दिख रहा है? ये जी फंक्शन है। जी फंक्शन का ये क्या है? अरे भैया दो अपन मैपिंग बनाते हैं, इधर से एलिमेंट उठाते हैं, कोई फंक्शन दिया रहता है, अपन रिलेट करते हैं, उधर से कोडोमेन से इमेज बनाते हैं। तो डोमेन वाले एलिमेंट यहीं से एलिमेंट लेते हैं ना, वैल्यू पुट करते हैं, और जो आंसर मिलता है वो कोडोमेन में देखते हैं, रेंज। तो जी फंक्शन के लिए ये वाई वाला क्या हो जाएगा? ये बात समझ आ रही है? क्योंकि आप पिछला एक्सरसाइज पढ़ के आ रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा?
कोडोमेन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले फंक्शन का जो डोमेन होगा, जो सेट होगा, ये सेट है, तो पहले फंक्शन का जो डोमेन होगा वो अगले फंक्शन का क्या बन जाएगा? कोडोमेन। पहले का डोमेन नेक्स्ट फंक्शन का कोडोमेन, और पहले का जो कोडोमेन होगा वो अगले फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। तो अगर दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन अदला बदली हो गए, तो ऐसे फंक्शन आपस में क्या कहलाते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन। यानी इनका एक फंक्शन का इनवर्स ये माना जाएगा, इसका इनवर्स ये माना जाएगा। जैसे यहां देखो, ये दो फंक्शन दिखे, अगर f फंक्शन का डोमेन g फंक्शन का कोडोमेन बन गया और f फंक्शन का कोडोमेन g फंक्शन का डोमेन बन गया, तो हम बोलेंगे f का इनवर्स कौन है? g, और g फंक्शन का इनवर्स कौन है? f फंक्शन। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, और इनवर्स को अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे या ऐसे, पावर -1 लगा के। दिस इज नोटेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। समझ आ रहा है? साथ में x भी लगा सकते हैं ब्रैकेट में, वो कोई भेदभाव नहीं है। तो ये समझ आया। तो पहली चीज तो भैया हम देख के बता सकते हैं, अगर हमको सेट दिया है, जैसे ये सेट A सेट B दिया है, सेट B सेट A दिया है, तो अगर इधर के डोमेन कोडोमेन यहाँ ऐसे पलट गए, रिवर्स हो गए, तो हम बोल देंगे ना जी दोनों फंक्शन कैसे हैं? इन्वर्टिबल है, इनका इनवर्स पॉसिबल है। और इनवर्स कैसे निकालते हैं? वो ऑन टू वाला तरीका है हमारा, डिपेंडेंसी चेंज करने वाला। डिपेंडेंसी चेंज करना ही इनवर्स निकालना है। जैसे y डिपेंड करता है x पे ना, पहले पढ़ रहे थे हम ना, हम डिपेंडेंसी चेंज कर देते हैं, x डिपेंड करता है y पे, वही इनवर्स है। अभी हम निकालेंगे दोबारा उसी पर, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो सबसे सरल तरीका कौन सा इन्वर्टिबल फंक्शन पहचानने का? दोनों फंक्शन अगर दिए हुए हैं तो दोनों के आप दोनों सेट को देखो, डोमेन को डोमेन को। अगर दोनों फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन की अदला बदली हो गई है, पहले फंक्शन का डोमेन दूसरे फंक्शन का कोडोमेन बन गया, या पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन का डोमेन बन गया, अदला बदली हो गई, तो दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या बन गए? इन्वर्टिबल बन गए। इनवर्स दोनों का पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो पहला तरीका देख के पहचान जाओगे, डोमेन कोडोमेन की अदला बदली। ठीक, दूसरा तरीका देखो, ये पहला तरीका हुआ भैया ना, पहला तरीका इन्वर्टिबल फंक्शन पहचानने का। समझ गए नहीं समझे? दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका जो अभी अभी हमने कंपोजिशन वाला मेथड सीखा, अभी दो एग्जांपल मैंने बताए, यानी फॉग निकालना, गॉफ निकालना। समझ आया? मान लो हमने गॉफ निकाला, क्या निकाला? यानी g फंक्शन में f फंक्शन को डाला और इसका आंसर आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, यानी x आ गया। क्या आ गया? और हमने फॉग निकाला, यानी g फंक्शन को किस में डाला? f फंक्शन में, और इसका आंसर आ गया आइडेंटिटी फंक्शन इन y, यानी y आ गया। तो भी हम दोनों फंक्शन को g और f को क्या मान लेंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन मान लेंगे। अब ये थोड़ा सा अजीब है, ये समझना आपको। पहले ये समझो ये ix क्या चीज है? ये हम लिख रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन के लिए। किसके लिए? आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं? देखो, इसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है, ये मतलब देखो, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो आंसर क्या मिल जाएगा? अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं तो आंसर, अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं आंसर, अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूं आंसर, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं आंसर। क्या समझे आप? जो चीज मैं पुट कर रहा हूं वही मुझे आंसर में मिल रहा है। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? यानी जो डोमेन मैंने पुट किया, पुट करने वाली चीज को डोमेन ना बोलते हैं जी, और जो आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज या कोडोमेन या इमेज। वो कोडोमेन के अंदर ही मिलता है ना, इमेज। समझ आया? तो हम क्या पुट कर रहे हैं? देखो 1 -1 2 -2 0, ये मैं पुट कर रहा हूं। पुट कहां से करते हैं? पहले सेट से, डोमेन वाले सेट से। और जो आंसर मिलता है वो कहां से मिलता है? वाई वाला कोडोमेन से। ये रेंज बना। समझ आया कि नहीं आया? तो जो नंबर आपने पुट किया वही आंसर में अगर आपको मिल गया तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। कैसे फंक्शन? आइडेंटिटी। अब इधर देखो, गॉफ का क्या मतलब होगा? यहां देखो, फिर लिखना आराम से। गॉफ मतलब क्या है? जी फंक्शन में हम क्या डालेंगे? एफ फंक्शन। तो एफ फंक्शन का इनपुट यहीं से ना उठाया जाएगा। इसका मतलब आप कहां से इनपुट उठाओगे? एफ फंक्शन के डोमेन से। डोमेन यानी एक्स। तो इसके सारे एलिमेंट जो होंगे उसको एक्स से ना रिप्रेजेंट करते हैं। अरे भाई ये देखो एफ फंक्शन ऐसे दो ठोना होता है सेट, ये एक्स है ये वाई है, ये सेट है सेट भी। ये आया समझ? इसके जितने भी एलिमेंट होंगे यहाँ, इन सारे एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और इन सारे एलिमेंट को वाई से। याद आया? तो अगर मैं जी फंक्शन में एफ फंक्शन को डालूंगा तो एफ फंक्शन डालने का तरीका क्या होगा? एफ फंक्शन के एलिमेंट कहां से उठाओगे? यहीं से ना उठाओगे, यानी किस सेट से। और इसके एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका यह मतलब है कि हम यहां से एक्स फंक्शन डालेंगे,
एफ फंक्शन का इनपुट यहीं से लिया जाएगा डोमेन से, और इसका आंसर कहां से आएगा? जी में आप एफ फंक्शन डालो तो आंसर कहां से आएगा? जी फंक्शन का आंसर यहां से ना आता है। और ये कौन सा सेट है? एक्स। तो एक्स यही वाला सेट ना हुआ जी, यही सेट ना है, तो इसी सेट के एलिमेंट आंसर में आएंगे ना। यानी आपने पुट क्या किया? एक्स, और आपको आंसर क्या मिला? एक्स। तो जब आप x पुट करो और आंसर भी x मिल जाए तो ये फंक्शन क्या कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन को ही तो हमने आई एक्स लिखा है। नहीं समझे? फिर से सुनो, g में कौन सा फंक्शन डालना है? f फंक्शन। तो f फंक्शन का इनपुट कहां से लिया जाएगा? x से, डोमेन से। तो डोमेन वाले सारे एलिमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका ये मतलब है यहां से मैं x पुट करूंगा g फंक्शन के अंदर। f फंक्शन डालने का मतलब है ये एलिमेंट पुट करेंगे, x वाले एलिमेंट g फंक्शन के अंदर, और आंसर किसका मिलना है? g ऑफ f में, g का। तो g का आंसर तो भैया यहां से ना मिलेगा भाई, किसी भी फंक्शन का आंसर इस दूसरे सेट से मिलता है ना। तो अगर मुझे g फंक्शन का आंसर मिलना है तो कहां से मिलेगा? दूसरे सेट से। और दूसरा सेट भी कौन सा है? x, यही वाला सेट है, तो इसका आंसर भी यही ना आएगा जी, x वाला, यही तो सेट है ही x, तो आंसर में भी यही x वाले एलिमेंट आएंगे। तो मतलब मैंने x पुट किया और आंसर में भी क्या मिल गया? x। तो जो पुट करते हैं वही आंसर मिलता है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। और मिल रहा है x, इसलिए इसको मैंने x का आइडेंटिटी फंक्शन लिखा है। ये बात समझ आई आपको? अब इसको देखो, f ऑफ g में मैं कौन सा फंक्शन f में डाल रहा हूं? g फंक्शन को f में डालना है, तो इनपुट कहां से आएगा? g का इनपुट कौन है? y की x, डोमेन से उठाते हैं ना। तो इसके एलिमेंट का नाम हमने क्या रखा है? y। तो मैं इसमें क्या पुट कर रहा हूं? y। f फंक्शन में क्या डाल रहा हूं? y को डाल रहा हूं, ठीक। और आंसर किसका मिलेगा मुझे? f। और f का आंसर कौन है? तो यहां से भी तो y एलिमेंट ही आएंगे। समझ आया? तो देखो हमने y पुट किया, g में से y पुट किया, और f में से आंसर क्या मिला? y। तो y पुट किया, y आंसर में मिला, जो पुट किया वही आंसर मिला, आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन ये किस वेरिएबल का आइडेंटिटी फंक्शन है? y का। ये मैंने यहाँ x y लिखा है इसलिए, अगर मैं a b लिखा होता तो मैं फिर यहाँ पे i a और i b लिखा होता। आई बात समझ? हमने एग्जांपल x y कर लिया, इसलिए यहाँ पे i x और i y लिखा हुआ है। समझ आया? तो क्या समझे आप? आपने गॉफ निकाला, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। यानी आपने जो पुट किया, x पुट किया, आंसर भी x आ गया। आपने y पुट किया, आंसर भी y आ गया, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अगर गॉफ और फॉक का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आता है, यानी आपने जो पुट किया वही आंसर में आ गया, x की वैल्यू पुट की, x ही आ गया आंसर में, तो फंक्शन क्या मान लिया जाएगा? इनवर्टिबल। f और g दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इनवर्स। नहीं समझे? इस केस में भी अगर हमको आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है गॉफ और फॉक, तो हम क्या मान लेंगे? दोनों फंक्शन कैसे होंगे? इन्वर्टिबल होंगे, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। कौन? f और g। आया समझ? तीसरा तरीका सुनिए, दो हो गए। अभी हम इस पर एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है? तीसरा तरीका सुनिए, अगर हमने, हमारे पास दो फंक्शन है f और g है, अगर हमने दोनों फंक्शन को इफ बोथ फंक्शन, बोथ का क्या मतलब है? f और g, दो फंक्शन दिए होंगे। इफ बोथ फंक्शन आर 1 1 एंड ऑन टू, अगर दोनों फंक्शन को आपने 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया, इसका मतलब है दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल हो गए। इन्वर्टिबल फंक्शन की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो कैसा होता है? 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। समझ आया? ये उसका अल्टीमेट रिजल्ट है। और 1 1 ऑन टू प्रूव करना आपने अभी पूरे एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस किया हुआ है, तो कर लेंगे आइदर मैपिंग करके, या हमने जो फॉर्मूला बनाया है f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर रखो, x1 बराबर x2 आ गया, तो 1 1 प्रूव हो गया। फिर फंक्शन लिए, उसको y माने, डिपेंडेंसी चेंज किए, x निकाले, उस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया? y। पूरा का पूरा कोडोमेन ऑन टू प्रूव हो गया। तो वो तरीका हमको आता है। तो अगर हमको दो फंक्शन दिया गया, हमने दोनों को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया, दोनों को 1 1 और ऑन टू, तो भी फंक्शन क्या डिक्लेयर हो जाएगा? इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स निकल जाएगा। समझ आया? तो तीन तरीके होते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन पहचानने के लिए। ये समझ में आया? पहला तरीका देख के आप देख लो, एक का डोमेन दूसरे फंक्शन का कोडोमेन बन गया है, एक का कोडोमेन दूसरे फंक्शन का डोमेन बन गया है, तो डिक्लेयर कर दो दोनों फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है, दोनों का इन्वर्स खुद ही एक दूसरे के इन्वर्स है दोनों। समझ आई बात? दूसरा तरीका क्या है? आप गॉफ निकालो, जो पुट करोगे वही आंसर आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आप फॉग निकालो, जो पुट करोगे वही आंसर आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर गॉफ और फॉग का आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आता है, यानी आपने जो पुट किया वही आंसर में मिलता है, तो भी g और f दोनों फंक्शन क्या माने जाएंगे? इन्वर्टिबल। तीसरा तरीका, आप f और g दोनों फंक्शन को क्या प्रूव कर दो? 1 1 और ऑन टू। आया समझ में? तो भी दोनों फंक्शन क्या डिक्लेयर हो जाएंगे? इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल की तीन निशानियां याद रहेंगी। अब हम तैयार हैं एग्जांपल क्वेश्चन बनाने के लिए, ये नोट करेंगे।
हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। हमको क्या दिया, देखो क्वेश्चन, लेट ये फंक्शन है और ये एक सेट दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं इमेजिन करना है, इसको आप ऐसे समझो ये सेट ए लिखा हुआ है, ये सेट बी लिखा हुआ है। सेट ए के एलिमेंट कौन है, 2 3 4 5, सेट बी के एलिमेंट कौन है, 3 4 5 9, समझ आया। यहाँ देखो दूसरा फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स, जी फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है फंक्शन, ये सेट है 3 4 5 9, यही सेट है, इसका नाम क्या रखें अपन, ये बी हो गया। क्या ये सेट ए है, नहीं है, इसका नाम सी रख देते हैं, बी से सी डिफाइन है फंक्शन। आ गया समझ। यानी अगर इसको सरल शब्दों में लिखता मैं तो ऐसे लिखता, एफ फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइन है, जी फंक्शन बी से सी के लिए डिफाइन है। आया समझ में, ये शॉर्टकट में इस तरह से समझ लो, ठीक है। अब एफ फंक्शन के लिए हमको डाटा बताया गया है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, यानी एफ फंक्शन में 2 रखने से 3 के साथ रिलेट कर जाएगा। ये है ए और बी सेट, मैपिंग कर लेते हैं, समझ में आता जाएगा। ये क्वेश्चन ही है ना जी पूरा पूरा, ठीक। हमने मैपिंग कर लिया ऐसे, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ये कौन सा फंक्शन है, एफ, ठीक। एफ में ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5, और बी के अंदर कौन है, 3 4 5 9, समझ आया। इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं जी फंक्शन को, ठीक है। इसको मिटा दूं, ठीक। जी फंक्शन देखो, जी फंक्शन क्या दिया हुआ है, इसमें भी 2 ठो हम सेट बना लेते हैं ऐसे। एक सेट का नाम क्या है, बी, दूसरे का नाम सी, एंड दिस इज जी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, ठीक। एलिमेंट ऑफ बी 3 4 5 9 और सी वाला क्या है, 7 11 15, ठीक है, हो गया। अब ये गिवन में लिखा हुआ है तो मैं ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा, इसको देखता हूं। देखो एफ फंक्शन में जब मैं 2 डालता हूं, डोमेन, ये जो वैल्यू पुट करते हैं डोमेन होती है, और जो आंसर मिलता है कोडोमेन से मिलता है। तो जब हम 2 डालते हैं तो किसके साथ रिलेट हो जाता है ये, तो 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 3 के साथ। 3 डालने से 4 के साथ, समझ आ रहा है ये। 4 डालने से 5 के साथ, और 5 डालने से दोनों का रिजल्ट 5 आता है। इसका मतलब है 5 भी किसके साथ रिलेट है, 5 के साथ। ये समझ आया, ये आ गया एफ फंक्शन देख के। अब जरा जी फंक्शन, इसको देख करके बताइए, ये 3 डालने से 4 डालने से 7 के साथ, तो 3 का रिलेशन भी 7 के साथ, 4 का रिलेशन भी 7 के साथ, 5 और 9 का रिलेशन, 5 का रिलेशन भी 11 के साथ, 9 का रिलेशन भी 11 के साथ। ये समझ गए भाई कि नहीं? हमको क्या निकालना है, गॉफ, जी ऑफ एफ, समझ आया। क्या निकालना है, गॉफ। देखो अब गॉफ का क्या मतलब है, गॉफ का मतलब ये है कि जी फंक्शन में आपको किसको डालना है, एफ फंक्शन में कौन कौन है, एफ का इनपुट डाला जाएगा। एफ का इनपुट यहीं से ना डाला जाएगा, डोमेन से। तो ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 एलिमेंट के लिए आप गॉफ निकालेंगे। एक बार 2 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे, एक बार 4 डालेंगे, एक बार 5 डालेंगे। ये बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया पक्का। तो हमको जो गॉफ निकालना है वो कैसे निकालना है, यहाँ पे निकाल लूँ मैं, इधर जगह हमारे पास, जरूरत पड़ेगी ये यूज कर लेंगे, ठीक। पहली चीज देखिए, हम क्या निकाल रहे हैं, जी ऑफ एफ। एफ में क्या डालना है सबसे पहले, 2, देखते जाइए। एफ में हमने क्या डाल दिया, 2, ये समझ आया। बहुत ज्यादा हुआ तो ऐसे ब्रैकेट लगा के क्या लिख लिए, ये लिख लिए, क्लियर है। एफ में 2 फंक्शन डाल दिए, ठीक है। यानी हमको जी फंक्शन में एफ फंक्शन डालना है, तो एफ फंक्शन का इनपुट यहीं से उठाया जाएगा इसके डोमेन से, और आंसर क्या मिलेगा। यानी अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो ये कैसे लिखूंगा, देखो इसमें हम जी फंक्शन में एफ फंक्शन डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है इनपुट कहां से आएगा, कहां से आएगा इनपुट। देखो ना, ये जो फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है डिफाइन होते सेट ए से सेट बी, तो हम गॉफ फंक्शन में, ये भी तो एक फंक्शन ही है ना, फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन ही होता है। तो गॉफ और फॉर्म दोनों कंपोजिशन, ये फंक्शन ही है। तो हम जी फंक्शन में एफ फंक्शन डाल रहे हैं, तो एफ फंक्शन डालने का ये मतलब है कि एफ का इनपुट कहां से आएगा, यहां से। कौन सा सेट है ये, ए, और आंसर किसका मिलेगा, जी का। जी का आंसर कहां से मिलेगा, यहां से, यानी ये। तो गॉफ का जो फंक्शन होगा वो कहां से कहां तक डिफाइन किया जाएगा, ए से सी। यानी इनपुट आपको यहां ए से लेना है और आंसर आपको कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ये बात समझ आया। अब आप ये लिखने के बाद मैं यहां से स्टार्ट करता हूं लिखना, पैटर्न समझ जाओगे ना, ठीक। पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, एफ फंक्शन का इनपुट, यानी मैं ध्यान से समझो, इनपुट कहां से लूंगा, ए से, और आउटपुट कहां से लूंगा, इसका ये मतलब है।
आया समझ? तो चलिए पहले हम क्या पुट करेंगे 2। जैसे ही हम 2 पुट करते हैं बताओ f ऑफ 2 किसके साथ रिलेट हो गया? तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो ना, f ऑफ 2 की वैल्यू, तो यहां हमने f ऑफ 2 की जगह क्या लिख दिया 3। अब ये g ऑफ 3 हो गया, इसका मतलब है g में क्या डालना आपको 3, g का इनपुट 3, g का इनपुट 3 क्या दे देगा 7। नहीं समझे? आया समझ में? तो हमने फंक्शन क्या पुट किया f में से 2 पुट किया, आउटपुट क्या मिला g में से 7। यहां देखो इधर से 2 पुट किया, आउटपुट में क्या मिला 7, क्योंकि 2 3 के साथ रिलेट है और 3 7 के साथ रिलेट है। आ रहा समझ में? ये दोनों सेट तो सेम सेट है। अब जरूरी नहीं इसको अलग अलग बनाते, हम एक ही बना लेते तो भी काम चल जाता, यानी ये b एक बना रहता बीच में, समझ आ रहा है? ऐसे भी बनाते हैं, जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में छापा है बीच में एक बनाया होगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। ये बात समझ आई? आ गई। चलिए दूसरी मुझे बताइए, g ऑफ f, अब क्या पुट करना है 3, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में f ऑफ 3। बताइए 3 किसके साथ रिलेट है? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और g ऑफ 4 7, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 7। तीसरी चीज मुझे बताइए, g ऑफ f में कौन सा फंक्शन डालेंगे 4, इसका मतलब है ये f ऑफ 4 किसके साथ रिलेट है 5 के साथ, दिख रहा है 4 भी 5 के साथ रिलेट है, तो g ऑफ 5 हो गया। अब g ऑफ 5 किसके साथ रिलेट है, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा 11। तो मैं अगर f से 4 पुट करता हूं, g से मेरे को 11 मिल जाता है। आए समझ? इसको आप चाहे तो कॉमा लगा लगा के भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। चौथी चीज क्या पुट करना है, ठीक, अब तो समझ गए आप। ऐसे g f ऑफ 5 का मतलब 5, ठीक है, और 5 रखने से क्या मिलता है 11, बस बन गया, ठीक है। और हम चाहे तो इसका आंसर कैसे कोड कर सकते हैं, देखो इसका आंसर हम ऐसे भी कोड कर सकते हैं, देखो देखो 2 पुट करने से क्या मिलता है 7, तो इसको लिखेंगे 2, 7, ठीक। फिर 3 पुट करने से क्या मिला 7, ठीक है। फिर 4 पुट करने से 11, फिर 5 पुट करने से 11। अब इसमें कोडोमेन रिपीट हो रही है जी, 11 11 7 7, कोडोमेन रिपीट होता रहे। फंक्शन के लिए शर्त है डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन है कि नहीं, तो डोमेन रिपीट नहीं हो रहा, कोडोमेन होने दो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक। आगे एग्जांपल पे चलेंगे, यहां तक नोट करेंगे। चलिए अगला एग्जांपल नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाएगा। मार्क करेंगे क्वेश्चन, ये बड़ा ब्रांडेड क्वेश्चन है भैया ना, है बड़ा आसान, कंपोजिशन पर क्वेश्चन है, गॉफ और फॉग निकालना है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो ध्यान से, फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g, गॉफ फॉग दोनों निकालने हैं। क्या बोला है, f फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर के डिफाइन है, और g फंक्शन जो है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर के डिफाइन है। फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है देखो, f ऑफ x क्या बोला गया है cos x, और g ऑफ x क्या दिया हुआ है 3x²। हमको क्या प्रूव करना है, शो दैट गॉफ और फॉग आपस में बराबर नहीं होते, मतलब गॉफ फॉग निकालना है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इसके साथ आता है और कभी कभी ये नहीं लिखा होता, सिर्फ यहीं तक लिखा रहता है, और वैसे भी आप गॉफ फॉग निकालोगे तो अलग ही अलग ना आएगा, तो ये लिखे ना लिखे इसका क्या सेंस बनता है। समझ आई बात, बनाए, ठीक है। तो गिवन वगैरह तो बन जाएगा आप लोग से। गिवन कैसे बनेगा, ये देखो f फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन है, क्या दिया हुआ है f ऑफ x cos x, ठीक है। इसी प्रकार से g फंक्शन भी रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और g फंक्शन दिया क्या हुआ है 3x²। हो गया, पहली चीज हम निकाल रहे हैं गॉफ। गॉफ का मतलब क्या होता है, f फंक्शन को कहां डालना, g फंक्शन के अंदर। सो g ऑफ, दोनों x वाले फंक्शन है तो हम इसको f ऑफ x लिख देते हैं, चलेगा। अब हम इस o को हटा के क्या लगा दिए ब्रैकेट, चलेगा। मतलब g फंक्शन में fx डाल दो, fx कौन है ये, तो हमने यहां क्या लिख दिया cos x। अब g ऑफ cos x का क्या मतलब है, g फंक्शन में जहां जहां x आता है वहां क्या पुट करो, तो ये रहा g फंक्शन, यहाँ x आता है यहाँ x आता है, तो यहाँ तो पहले से cos x पुट है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये x की जगह cos x पुट कर दो, x का स्क्वायर है, याद रखना x का स्क्वायर है, तो क्या हो गया 3, x की जगह क्या रखना है हमको cos x, ये लो स्क्वायर, खत्म। ये क्या बन गया
गॉफ आया समझ। दूसरी चीज हम निकालते हैं क्या, फॉग कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एक्स क्यों लगा रहे हैं क्योंकि एक्स वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए एक्स लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने ओ को हटा के ब्रैकेट लगाया, ठीक है। हाँ, जी ऑफ एक्स क्या चीज है, ये है, तो इसको हमने लिख दिया 3x²। अब f ऑफ 3x² का मतलब f फंक्शन में जहां x आएगा वहां क्या पुट करना है, ये f फंक्शन ये है, x यहां आता है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा cos x आया तो x की जगह लगाए ब्रैकेट, 3x² लगाया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, x की जगह लिखना था, ये लिखा गया। आया समझ, यही क्या चीज है हमारा फॉग। अब आप देखिए, ये रहा गॉफ, ये रहा फॉग, क्या दोनों बराबर आए, नहीं आए तो हम यहां क्या लिख देंगे, सिंस गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, प्रूफ। और अगर ये लाइन नहीं पूछा गया तो ये मत लिखना, समझ आया। या इसको 1 बना लो, इक्वेशन 1, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 2, और यहां लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों बराबर नहीं है, हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा आसान दिख रहा है, लेकिन बाद में जब आप 6 महीना 8 महीना के बाद परीक्षा लिखने बैठेंगे तो ये भुला जाता है कि इसको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, तो फिर वहां गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17, मजेदार क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए, शो दैट इफ एफ फंक्शन r-7/5 से r-3/5, कुछ नहीं है, एफ फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन है, लेकिन पहला वाला जो सेट है उसमें पूरे रियल नंबर है, सिर्फ कौन नहीं है। दूसरा वाला जो सेट है वो भी पूरा रियल नंबर है, सिर्फ कौन नहीं है। बात समझ में आ गई। दूसरा वाला जी फंक्शन में डिफाइन है आर से आर तक, रियल नंबर से रियल नंबर, बस पहले सेट में 3/5 नहीं है, दूसरे सेट में 7/5 नहीं, तो यही ना हो गया जो उल्टा सीधा। तो देखो ना, अगर ये ए से बी तक के लिए डिफाइन हो रहा है तो ये क्या हो गया, बी से ए तक के लिए नहीं डिफाइन हो रहा, तो देखो ना ये डोमेन है, अगले का क्या बन गया, कोडोमेन, और ये कोडोमेन है, अगले का क्या बन गया, डोमेन। तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, समझ आई बात, इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं। तो अगर हम इसका गॉफ और फॉग निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और हम गॉफ और फॉग निकालें तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, यानी हम जो पुट करेंगे वही आंसर आ जाएगा। एक्स पुट करेंगे एक्स आ जाएगा, वाई पुट करेंगे वाई आ जाएगा। यहाँ पर फंक्शन हमको एक्स की भाषा में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों एक्स की भाषा में है, हम एक्स पुट करेंगे तो एक्स आंसर आएगा। अब आगे क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, यहाँ हम डिस्प्ले करवा देंगे इसको बाद में, ठीक है। हमसे बोला गया ये दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों डिफाइन कर दिया। आगे बोलता है देन फॉग इज इक्वल टू आई ए एंड गॉफ इज इक्वल टू आई बी। क्या लिखा हुआ है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन, और गॉफ इज इक्वल टू आई बी, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। और आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आखिरी वाली लाइन जो इसकी है, आई ए एक्स बराबर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। देखो बुक में लास्ट वाली लाइन, आई ए एक्स, आई ए आइडेंटिटी फंक्शन एक्स वेरिएबल का बराबर एक्स आया है, इसको उन्होंने एक्स लिखा हुआ है, देखो ये मिला, ये देखो ना आई ए बराबर एक्स लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। और आई बी को क्या लिखा हुआ है, आई बी एक्स बराबर एक्स, इसको भी क्या लिखा हुआ है, बराबर एक्स। मिल गया कि नहीं मिला, आखिरी लाइन, क्वेश्चन है घूम गया क्या जी, मिल गया, आखिरी लाइन पढ़िए, ठीक है। आई ए एक्स बराबर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए लिखा है, आई बी एक्स बराबर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट बी आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मिल गया। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम फॉग निकालेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एक्स, और ये सेट ए से बिलोंग करता है, ये सेट ए है, ये आइडेंटिटी फंक्शन बी आएगा, और ये जो एक्स है ये सेट बी से बिलोंग करेगा, इससे इससे, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं करना है, हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, फॉग और गॉफ, और दोनों को एक्स और एक्स लाके दिखाना, आइडेंटिटी फंक्शन लाके दिखाना है बस, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है, ये दोनों, समझ गए कि नहीं समझे। तो पहला स्टार्ट करते हैं यहां से। फॉग मतलब क्या होता है, एफ में जी फंक्शन को डालना, दोनों एक्स वेरिएबल वाले फंक्शन है तो मैं इसको
ऐसे लिखूंगा और उसके बाद ऐसे लिखूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है f के अंदर क्या डालना? g ऑफ x। g ऑफ x कौन है? ये है कि ये है? ये ना है। तो इसका ये मतलब है कि f फंक्शन के अंदर आपको क्या पुट करना है? 7x + 4 अपॉन 5x - 3। ये कहां डालना है? हाँ, f फंक्शन के अंदर। f फंक्शन कौन है? ये। इसका मतलब जहां जहां x आता है वहां वहां ये पुट करना है। अब ध्यान से देखना, ये हम f ऑफ g निकाल रहे हैं ना, ध्यान से देखना। f फंक्शन यही है। अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखो कैसे। 3 के बाद x आया तो x की जगह क्या लिखना है? हो गया। फिर +4 हो गया, डिवाइडेड बाय, ये इक्वल यहां लगा लेंगे। 5 के बाद x है, x की जगह ठीक है, ऐसे। उसके बाद क्या है? माइनस। सर इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे होगा? ये न्यूमरेटर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये समथिंग अपॉन समथिंग है तो इसको भी समथिंग अपॉन समथिंग समझो। ये फ्रैक्शन है तो ये भी फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की चीजें कैसे सॉल्व होंगी? एलसीएम से। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? ध्यान से देखते जाना। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 5x - 3। आ रहा समझ? 5x - 3 से 5x - 3 को डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ यही चीज आया। 7 3 जा 21x प्लस 3 4 जा 12 हो गया। अब देखो 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे यही चीज आएगी और ये मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मतलब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों से। तो 4 5 जा, ये प्लस साइन है ना, प्लस 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 4 5 जा 20x, समझ में आ रहा है? प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, माइनस का 12 आया, समझ में नहीं आया? अब ये नीचे वाला देखो, ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा? ठीक है। अब देखो ये जब इसको डिवाइड करेगा सेम चीज 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर सेम चीज 5 से बन जा प्लस 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 5 4 जा 20। ठीक है। अब ये माइनस है, ध्यान से देखना। -7 से ये मल्टीप्लाई होगा पूरा पूरा, या ऐसे समझो 1 से इसको डिवाइड किया यही चीज आया, ये पूरी चीज 7 से मल्टीप्लाई होगी। तो इमेजिन करो 7 इससे मल्टीप्लाई है, माइनस प्लस 7 5 जा 35, साथ में x है, माइनस माइनस 7 3 जा 21 हो गया। अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल। ठीक है। और कुछ कुछ कट रहा है, देखो +12 -12 कैंसिल, यहां से कुछ कट रहा है 35x कैंसिल हो गया। हाँ, ये क्या था हमारा? फॉग। यहां भी फॉग बराबर कितना बचा? देखो 21x + 20x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो कट गया, यही बस बचा, ये भी कट गया। 20 + 21, what is x? X is this, IA, x, identity function. प्रूफ आया, समझ आया? हमने x पुट किया, x आ गया आंसर में। एंड x बिलोंग्स टू सेट है, वो क्वेश्चन में लिखा आखिरी लाइन, x बिलोंग टू सेट है, वही आइडेंटिटी फंक्शन, x पुट किया, x आ गया। ये समझ आया? दूसरी चीज देखिए, दूसरा क्या निकालना था? एक तो ये हमने प्रूफ कर लिया, ये बचा दूसरी चीज, यही है। f ऑफ x क्या है? ये थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है। ठीक है। g फंक्शन में इसको डालना है। g फंक्शन ये रहा, जहां जहां x आता है इसको पुट करेंगे। देखिए 7x आया, क्या करना है? 3x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 7, फिर +4 डिवाइडेड बाय, ये इक्वल साइन हम यहां लगा लेंगे, 5x, x यही है, फिर -3, 5x के बाद -3। ठीक है, हो गया। वैसे ही है, सेम टू सेम। आ जाए इधर ऐसे, ठीक, दिस इज गॉफ। बताओ दोनों का एलसीएम, यहां नीचे 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम
5x -7, ठीक है, देखते जाओ। इससे ये डिवाइड होगा 1 आएगा। 5x -7 से 5x -7 को डिवाइड करो, दोनों ऊपर नीचे कट के 1 हो गया। 1 मल्टीप्लाइड बाई ये चीज, यही चीज आएगी, ये मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा, ये शॉर्टकट समझ आता है आप लोग को कि नहीं आता? पक्का? तब तो ठीक दिमाग चल रहा है। 21x प्लस 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 7 चौको 28, ठीक है, हो गया इसका। अब इसको देखो, 1 से जब इसको डिवाइड करोगे यही चीज आएगी, ये मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो प्लस 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 4 5 जा 20s प्लस माइनस 4 7 जा 28, हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, इन दोनों का एलसीएम यही चीज, 5x -7 से 5x -7 डिवाइड हुआ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर यही आएगा। 5 3 जा 5 4 जा, ठीक है, खत्म। 1 से जब ये डिवाइड होगा यही आएगा, और ये मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस 3 5 जा x ना, x माइनस माइनस 3 7 जा 21, ठीक है, काटो, डिनोमिनेटर तो वैसे ही कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है ऊपर नीचे, ये 28 28, और यहां से 15x 15x, देखो 21x प्लस 20x, ठीक है, यानी गॉफ इज इक्वल टू आई बी एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, और यहां पर वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, हो गया जी, आ गया ना, दिस इज प्रूफ, नोट करें, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 18, हमारा क्वेश्चन है शो दैट, प्रूव करना है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ एफ फंक्शन ए से बी डिफाइन है, ए सेट से बी सेट के बीच रिलेशन है, एंड जी फंक्शन बी सेट से सी सेट, R11, क्या बोला, ये कंडीशन बता दिया भैया कि ये जो फंक्शन है एफ फंक्शन और ये जो फंक्शन है जी फंक्शन, ये दोनों कैसे हैं, ये 1 1 हैं, क्वेश्चन ने बोला है एफ और जी दोनों 1 1 हैं, मतलब ए के एलिमेंट जब बी के साथ जुड़ते होंगे तो सिंगल सिंगल जुड़ते होंगे, यूनिक यूनिक इमेज बनता होगा, हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट का इमेज सिंगल सिंगल बनता होगा, यूनिक यूनिक। इसी प्रकार से बी के हर एलिमेंट का इमेज सिंगल सिंगल बनता होगा इसके अंदर, सी के अंदर यूनिक इमेज, समझ आया, 1 1। तो हमको ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ, यानी जी फंक्शन में जब आप एफ फंक्शन डालोगे, एफ फंक्शन डालोगे तो इनपुट लोगे यहां से, और आउटपुट कहां मिलेगा, जी के, तो ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हुआ, ए से सी, तो हमको ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ भी क्या होगा, 1 1 होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एफ फंक्शन 1 1 है, जी फंक्शन 1 1 है, तो प्रूव करो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा जी ऑफ एफ, वो भी क्या होगा, 1 1 होगा। आई बात समझ? तो देखिए कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ अगर हमको 1 1 प्रूव करना है तो 1 1 प्रूव करने का मैथमेटिकल तरीका क्या है, क्योंकि कुछ तो एलिमेंट तो दिए नहीं है, एलिमेंट दिया होता तो मैपिंग करके दिखा देते, एलिमेंट दिया है क्या किसी का, खाली सेट का नाम लिखा है, ए सेट बी सेट, बी सेट सी सेट, ए सेट सी सेट, सेट के एलिमेंट तो बता भी नहीं किया, तो हम मैपिंग नहीं कर सकते। लेकिन 1 1 प्रूव करने का तरीका क्या था हमारा, एक बार हम x1 पुट करते हैं, फिर एक बार x2 पुट करते हैं और दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अगर उसका जो हमने पुट किया x1 x2 दोनों बराबर आ गए तो भैया ये फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या प्रूव करना है, देखो, टू प्रूव g ऑफ f, यानी ये कहां से कहां डिफाइन है, यहां से यहां तक 1 1, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, कैसे करेंगे भाई, जी ऑफ एफ एक फंक्शन ही ना है, तो मान लो इस फंक्शन में इनपुट कहां से रखूंगा मैं, ए एफ के ए से, और मुझे आउटपुट कहां मिलेगा, जी के सी से। ये तो समझ में आता है आपको, पक्का? ठीक, देखिए हमने क्या किया, यहां से एक इनपुट उठाया, इसमें पुट किया, ये आया समझ में कि नहीं आया, और एक दूसरा इनपुट उठाया यहीं से ना, ये
तो मैंने एक बार यहां से इसके अंदर क्या पुट किया, x1, कुछ आंसर आया होगा सी सेट से वहां से। एक बार यहां से दूसरा एलिमेंट क्या उठाया, x2, इसमें पुट किया, कुछ आंसर आया होगा सी सेट से। तो आंसर क्या आया, मान लो यही आंसर आया। समझ आया? तो हम क्या मान लेते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए कि दोनों आंसर कैसे हैं, अलग अलग की इक्वल। ठीक, तो देखना फॉर 1 1 फंक्शन क्या मान लिए, g ऑफ x1 किसके बराबर होगा, g ऑफ x2 के। ये हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं फॉर 1 1 फंक्शन लेट, मान लिए ना, मान लिए कि दोनों आंसर कैसा आया, इक्वल आया। अब एक काम आप और कर सकते हो, ये जो ओ लगाया इसको क्या लिख लेते हैं अपन, ब्रैकेट ऐसे, ये समझ आया कि नहीं आया? आया। अब इसका क्या मतलब हुआ, जी फंक्शन में किसको डाले हैं, f ऑफ x1। f ऑफ x1 का क्या मतलब है, f फंक्शन में ये इनपुट एक हमने पुट किया f फंक्शन में, और ये f ऑफ x2 का क्या मतलब है, f फंक्शन में हमने दूसरा इनपुट पुट किया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, f फंक्शन क्या है, g फंक्शन भी क्या है। तो अभी फिलहाल ये समझो f फंक्शन को क्वेश्चन ने क्या बोला है 1 1। इसका क्या मतलब है, 1 1 कैसे प्रूव होता था, जब दो फंक्शन f ऑफ x1 f ऑफ x2, अगर 1 1 है f फंक्शन तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 का आंसर कैसे आएगा, x1 बराबर आएगा। तो यहां देखो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का आंसर क्या आएगा, अगर f फंक्शन 1 1 है तो हाँ, तो इसका ये x1 और x2 दोनों अलग अलग एलिमेंट होंगे कि इक्वल एलिमेंट होंगे। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा x2। ये समझ आया? यानी f ऑफ x1 का आंसर जो हमने पुट किया था x1, f ऑफ x2 के अंदर जो एलिमेंट पुट किया था वो x2, वो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, रीजन क्या है, सिंस f इज 1 1, क्योंकि f 1 1 है तो इसका ये आंसर दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये बात समझ आया? अब क्वेश्चन ने क्या बोला, g फंक्शन भी कैसा है 1। तो देखो g ऑफ x1 g ऑफ x2 दो फंक्शन बराबर हैं और g फंक्शन 1 1 है। इसका क्या मतलब है कि इसका x1 और इसका x2 दो अलग अलग एलिमेंट नहीं होंगे, इक्वल एलिमेंट होंगे। आया समझ में? और ये सब कहां से शुरू हुआ था, गॉफ, ये यहां शुरू हुआ ना, यहां से, ये गॉफ से। तो ये गॉफ ही अल्टीमेटली क्या रिजल्ट दिया, x1 बराबर x2, और जो भी x1 बराबर x2 आंसर देता है वो क्या डिक्लेयर हो जाता है 1 1। इसका ये मतलब है गॉफ कैसा हो गया, ये जो डिफाइन है a से c इज 1 1। अब ये आपको समझ आया या नहीं आया ये बताओ, ये जो मैथमेटिकल अप्रोच लगाइए। यहाँ f ऑफ x1 f ऑफ x2 को हमने x1 x2 क्यों लिख लिया, क्योंकि f पहले से 1 1 है। अगर 1 1 होता है तो उसके आंसर x1 x2 बराबर ना आ जाते हैं, तो हमने इसके आंसर x1 x2 बराबर ले लिए। फिर g ऑफ x1 को x1 और g ऑफ x2 को x2 का ही लिख लिया, क्योंकि g फंक्शन भी 1 1 बोला हुआ है तो इसके भी आंसर हमने x1 x2 ले लिए। अब जो भी x1 x2 होता है वो फंक्शन क्या माना जाता है, सिलसिला तो यहीं से शुरू हुआ था, तो ये फंक्शन भी क्या डिक्लेयर हो गया 1 1। ये प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, सेम क्वेश्चन है, खाली पैटर्न का बदला देखिए। शो दैट इफ f फंक्शन एंड g फंक्शन इज ऑन टू बोल दिया, इसके पहले क्या बोला था 1 1, तो हमसे बोला है g ऑफ f फंक्शन, वही सेम डिफाइन है a से c, इसको भी क्या प्रूव करना है ऑन टू। पहले बोला था f और g दोनों क्या है 1 1, तो गॉफ को भी 1 1 प्रूव करो। अभी क्या बोल दिया, f फंक्शन और g फंक्शन दोनों क्या है ऑन टू, तो गॉफ को भी ऑन टू प्रूव करो। आए समझ? तुम्हारा टारगेट है टू प्रूव गॉफ फंक्शन a टू c इज ऑन टू, ये प्रूव करना है। अब याद करो ऑन टू में क्या होता है, 1 1 में तो अभी आपने x1 बराबर x2 कर दिया, जो मैथमेटिकल अप्रोच था उससे आंसर आ गया। ऑन टू में क्या होता है, बताओ? ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे ऑन टू के लिए, क्या करते हैं देखो, ऑन टू में क्या होता है, डोमेन कोडोमेन। ऑन टू में क्या होता है, डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज यहाँ बनना चाहिए, कोडोमेन में जितने एलिमेंट है सब खर्च हो जाने चाहिए, यही ना है। यानी डोमेन का जो एलिमेंट हम रखेंगे उसके लिए कोडोमेन में इमेज होना चाहिए, जो भी एलिमेंट हमने डोमेन से रखा। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन है देखना ना, f फंक्शन a से b के लिए डिफाइन है और g फंक्शन b से c के लिए डिफाइन है। इसका क्या मतलब है, ये हुआ डोमेन, ये हुआ कोडोमेन। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं f फंक्शन में डोमेन में से कोई भी एलिमेंट रखूंगा, वो एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज यहां मौजूद होना चाहिए। आया समझ? इसको ऐसे समझो, जैसे ये दो सेट है, f फंक्शन बना रहा हूं ना, ये a सेट है, ये b सेट है। a सेट के अंदर एलिमेंट है मान लो a1,
A2, A3, A4 ऐसे। इसके अंदर एलिमेंट है B1, B2, B3, B4 ऐसे। इसका ये मतलब है जैसे मान लो मैंने इसमें से ए सेट में से अगर मैंने ये एलिमेंट उठाया तो इस एलिमेंट को जैसे मैं फंक्शन में रखता हूं तो इसके लिए कोडोमेन के अंदर कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। इसको रखूंगा तो इसके लिए इमेज होना चाहिए, इसको रखूंगा तो इसके लिए इमेज होना चाहिए, इसके लिए इमेज होना चाहिए। यानी यहां कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जो इमेज ना बन पाए। यानी यहां से मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो उसका इमेज वहां मौजूद होना चाहिए। यानी एफ फंक्शन में सेट ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज बी सेट के अंदर ना हो। ये मतलब समझ आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से अगर ये भी ऑन टू है तो इसका क्या मतलब होगा? जी फंक्शन में अगर आपने कोई बी एलिमेंट रखा तो सी सेट के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट उसको मिल जाएगा इमेज बनने के लिए। ये बात समझ आया या नहीं आया? पक्का? पक्का। अब हमको क्या प्रूव करना है? जी ऑफ एफ को ऑन टू। तो जी ऑफ एफ के लिए एलिमेंट कहां से लिया जाएगा और उसका इमेज कहां बनेगा? सी से बनेगा। ये बात समझ आया? तो जरा देखिए हमको क्या प्रूव करना है? इसको ऑन टू प्रूव करना है। कैसे करेंगे? इनपुट कहां से देंगे? देखिएगा ना, इसको प्रूव करना है ना। इनपुट कहां से देंगे? इसको क्या लिखना है? इसको क्या लिखना है? कहां से रखेंगे इसका इनपुट? यहां से ए से। और इसका आउटपुट कहां से मिलेगा? हाँ, या इसको ऐसे समझो हमको क्या प्रूव करना है। देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, एक बार इसी चीज को मैं दूसरे भाषा में लिख देता हूं। देखना, g ऑफ f में हम इनपुट कहां से पुट करेंगे? f फंक्शन के इनपुट यहां से आएगा, यानी ये। तो इसमें मैं पुट क्या करूंगा? a, और मेरे को आंसर कहां से मिलेगा? c से। यानी आंसर c का आउटपुट कौन होगा? यही ना हुआ। g फंक्शन का किधर गया जी? ये है ना, यहां देखो गॉफ फंक्शन में मैं क्या डालूंगा? एफ फंक्शन। जी में एफ फंक्शन को डालना है। तो एफ फंक्शन को डालने का मतलब है एफ का इनपुट लेंगे। एफ का इनपुट कहां से आएगा? ए से। तो हमने एफ का इनपुट यही ना माना है, ए बी सी डी, A1 B1 A1, ठीक। तो यहां से हमने ये ए पुट किया। अब गॉफ में पुट हम कर रहे हैं एफ के डोमेन में से इनपुट, और आउटपुट किसका आएगा? जी का, यहां से, यानी ये मिलेगा। तो हमने ए अगर पुट किया, यानी यहां से कोई भी एलिमेंट पुट किया, यहां से कोई भी एलिमेंट पुट किया, तो ये वाला जो सेट है, ये है जी फंक्शन। यहां पे क्या है? B1 B2 B3, यहां क्या है? C1 C2 C3। अगर मैंने यहां कोई भी एलिमेंट पुट किया यहां से ए, तो ए तो यहां रिलेट हो जाएगा इसके साथ, और ये किसके साथ रिलेट हो जाएगा? इसके साथ। यानी मैंने यहां गॉफ फंक्शन में एफ फंक्शन के इनपुट से कोई भी एलिमेंट पुट किया, उस एलिमेंट के लिए इसके आउटपुट में से कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। ये इससे जुड़ जाए, ये इससे जुड़ जाए, ऐसे। यानी यहां कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। तो भी ये क्या हो जाएगा? यानी यहां से जैसे ही आपने इसमें इनपुट डाला तो इसके आउटपुट में कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए। यानी हर एलिमेंट ए के लिए इसके अंदर कोई ना कोई इमेज मौजूद होना चाहिए सी के अंदर। ये बात समझ आया? तो ये चीज हमको प्रूव करना है। क्या करना है? इसको प्रूव। तो प्रूव करने का तरीका देखो, इसका एलएचएस ले लो। यही है एलएचएस क्या है? जी ऑफ एफ ए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ए? एफ फंक्शन में आपने ए डाला, एफ फंक्शन में आपने ए डाला, तो इसका एक ना एक इमेज यहां होना चाहिए। तो ये हमको क्या आंसर दे देगा? बोलो, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर लें, इसको ब्रैकेट लगा लें। अब एफ फंक्शन में आपने ए डाला तो आपको क्या मिल जाएगा? एफ फंक्शन में हर एलिमेंट, हर डोमेन के एलिमेंट के लिए इसमें बी के अंदर कोई ना कोई इमेज बी के लिए मौजूद है। तो यहां क्या मिल गया? बी। और यहां देखो, जैसे जी फंक्शन में बी डालोगे ये क्या दे देगा? तो इसके लिए क्या मिल गया हमको? सी मिल गया। तो यहां हम क्या लेके चल रहे थे? ये, और हमारा आंसर क्या आ गया? ये राइट हैंड साइड। और ये जैसे ही आएगा, हर एलिमेंट ए के लिए एक आउटपुट में सी का सेट तैयार होना चाहिए इमेज बनने के लिए। तो हर ए के लिए एक इमेज मौजूद है सी सेट में। ए यहां से हम उठा रहे हैं और इमेज कहां मिल रहा है हमको? यहां मिल रहा है। तो हर ए के लिए एक सी इमेज मौजूद है। इसका यही ना मतलब होता है। इसका मतलब है गॉफ भी क्या हो गया? ऑन टू हो गया। नहीं समझे? ठीक, ये नोट कर ले यहां तक। ठीक, बाकी अगली क्लास में बनाते हैं।